हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट 2 वीडियो है। जैसे लास्ट पार्ट में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस किए थे रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री कितने टाइप के होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्या क्या टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो जैसे हम डिस्कस किए थे कि दो टाइप का टेक्निक है। एक तो जो लेटेस्ट वर्जन है जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स, और जो एक टाइप का टेक्निक है जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इन डिटेल में डिस्कस किए थे। आज का वीडियो में पर्टिकुलरली हम मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली मॉडर्न टेक्निक्स का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और आपका जान पहचान में भी जो एग्ज़ाम देने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये लेक्चर का लाभ वो लोग भी उठा सके। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए तो रीऑर्डर पॉइंट भी था, फिक्सिंग स्टॉक लेवल भी था। ये सब के बारे में हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में सबको कंप्लीट करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग आज समझते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे क्या क्या फार्मूला यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या चीज़ चाहिए EOQ निकालने के लिए। इन डिटेल में बहुत आसानी से इसको हम लोग आज समझने को कोशिश करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे आप जानते हैं, हम डिस्कस भी किए थे कि एक टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं तो EOQ यूज करके हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो EOQ है क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या? इट इज़ द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर एट मिनिमम एंड ऑप्टिमल। क्या हुआ इसका मतलब कि EOQ जो है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऑर्डर ही है। जैसे हम ऑर्डर देते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट में भी शॉपिंग करते होंगे, अमेजन में भी करते होंगे, मीशो में भी करते होंगे। ऐसे काफ़ी जो साइट्स है वहाँ पे भी आप जब परचेज करते हैं तो ऑर्डर देते हैं ना, कभी कभी पहले ही पेमेंट करके आप ऑर्डर देते हैं, और COD भी कभी कभी करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। तो ऑर्डर देना मतलब कुछ सामान को मंगाना कि हम बुकिंग किए हैं, ये सामान हमको चाहिए। ठीक है। तो EOQ जो है ऐसे ही एक ऑर्डर ही है, लेकिन जिसमें कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जिसमें मिनिमम है। जैसे हम डिस्कस किए थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, जब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि जितना भी जो भी रॉ मटेरियल्स यूज करके कंपनी अपना प्रोडक्ट्स बनाती है, सब कुछ एक एक इन्वेंट्री है। जैसे हम लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिए थे, वो जो फर्नीचर, वुडन फर्नीचर बनाना वाला कंपनी है। मान लो वो कुछ वुड्स का लॉग रखा हुआ है, जो रॉ मटेरियल है, जो पेड़ का जो लकड़ी है जिससे वुडन फर्नीचर बनता है, उसके लिए वो एक इन्वेंट्री है। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है, जो ऑलरेडी बना चुका है, टेबल बना चुका है, चेयर बना चुका है, जो भी वो बनाता है वो कंपनी फर्नीचर, वो भी उसका इन्वेंट्री है। तो मान लीजिए हम जैसे फर्नीचर बनाएंगे तो लकड़ी तो चाहिए, लकड़ी तो लकड़ी या जो जिससे वो बनता है, जिस पेड़ का वो ट्रंक से वो बनता है फर्नीचर, वो उसके लिए भी इन्वेंट्री है। मान लीजिए उसको खरीदने से तब जाके ये इसको प्रोसेसिंग करके फर्नीचर बनाएगा। तो जब अब वो ऑर्डर देगा कि मेरे को इतना यूनिट का चाहिए वो ट्रंक, इतना यूनिट का मतलब इतना पीसेस का, यूनिट मतलब एक पीस समझ लीजिए आप। ठीक है। मान लीजिए मेरे को 10,000 पीस चाहिए, लेकिन मेरे जब 10,000 पीस मंगाऊंगा उसको तो फिर अपने पास रखूंगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि आज तो मंगा दिया और आज ही मैं बना दिया पूरा फर्नीचर, ऐसा तो नहीं होता है।
हम जब मंगाते हैं चीज़ तो उसको फिर स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो स्टॉक करने के लिए भी तो जगह ही चाहिए ना। मान लीजिए हम मेरे पास रखने के लिए, मान लीजिए 10,000 पीस ट्रंक मंगाए। ट्रंक यानी कि जो पेड़ का जो लकड़ी जिससे फर्नीचर बनता है, ठीक है, लॉग भी उसको बोलते हैं। मान लीजिए 10,000 पीस मैं मंगाया, लेकिन मेरे पास 2,000 पीस रखने का जगह है। तो जो बाकी 8,000 रखने के लिए मेरे को फिर एक्स्ट्रा कुछ रूम रेंट में लेना पड़ेगा या खुद बनाना पड़ेगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा। यानी कि मैं 2,000 तक रखने के लिए मेरे पास कैपेसिटी है। तो जितना अगर ज़्यादा मंगाऊंगा तो फिर उसके लिए, उसको रखने के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ऐसे बाहर तो फेंक के नहीं रख सकते, वो फिर डिटोरिएट भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि वुडन ट्रंक वाला। नहीं तो इन्वेंट्री तो जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना रहा है, बेच रहा है, उसके लिए उसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो है उसका इन्वेंट्री। इसी टाइप का आप समझ, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेने से आपका दिमाग में वो सेट हो जाएगा और समझने के लिए भी इजी होगा। इसीलिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग वही वुडन फर्नीचर वाला एग्जाम्पल लिए थे, उसी को ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं और वुडन जो ट्रंक है पेड़ का, उससे उसको वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया जिससे बनता है ये फर्नीचर। उसको मंगाए 10,000 यूनिट। ठीक है। तो जो 10,000 यूनिट मंगाएंगे, उसके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट, ये जो दोनों कॉस्ट है, जिस क्वांटिटी से मंगाने से ये दोनों मिनिमम रहेगा और ऑप्टिमल रहेगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, मेरे को पता है नहीं समझ में आया होगा। ठीक है। इसको और एक सिंपली तरीके से आपको बताता हूँ तो आपका समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, मान लीजिए जैसे अभी वुडन जो ट्रंक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको अभी खरीदना है हमको। तो जो खरीदने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, तीन टाइप का पैसा लगता है कोई भी चीज़ को। मान लीजिए वुडन ट्रंक हम मंगा रहे हैं, फर्नीचर का बिजनेस है हमारा, हम अभी खरीदेंगे तो तीन टाइप का कॉस्ट हमको लेना पड़ेगा। तीन टाइप का खर्चा अपन को लगता है। कौन कौन? एक है परचेज कॉस्ट लगता है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है और एक कैरिंग कॉस्ट लगता है। परचेज कॉस्ट क्या है? जैसे मान लीजिए कि मेरे को जो हम फर्नीचर बनाएंगे, एक साल में 10,000 यूनिट्स चाहिए, 10,000 पेड़ का लकड़ी चाहिए। ठीक है। लकड़ी सही बात नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रंक बोल रहा हूँ या लॉग बोल रहा हूँ। मान लीजिए एक साल में मेरे को 10,000 चाहिए। ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। आप नहीं फिर समझे उसका पैसा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप तो इतना कम पैसा बोल रहे हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आप जैसे इजीली समझ पाए। ठीक है। तो मान लीजिए 10,000 मेरे को पीस चाहिए एक साल में। मान लीजिए एक पीस का दाम है 10,000, 10 रुपया, सॉरी, एक पीस का दाम मान लीजिए 10 रुपया। ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। इसको आप गलत तरीके से ना लेना। मान लीजिए मेरे को साल में 10,000 यूनिट चाहिए और हर यूनिट का दाम है 10 रुपया। तो टोटल कितना खर्चा होगा? 10,000 इंटू 10, तो 1 लाख। 1 लाख रुपया जो खर्चा होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। ये को हमको तो देना ही देना है। मान लीजिए हमको साल में 10,000 पीस ही चाहिए, चाहे मैं एक बार में मंगाऊँ 10,000 पीस या 2 बार में 5,000 5,000 करके मंगाऊँ, तो मैं कुछ भी मंगा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन साल में मेरे को टोटल 10,000 पीस चाहिए और एक पीस का दाम है 10 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 10,000 इंटू 10 रुपया, तो 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपया ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। ये जो कॉस्ट है ये होता है परचेजिंग कॉस्ट। ये समझ में आया? परचेजिंग कॉस्ट क्या है? क्लियर? मेरे को 10,000 यूनिट चाहिए एक साल में, एक का दाम है 10 रुपया, तो टोटल हो गया 1 लाख रुपया। ये हो गया परचेजिंग कॉस्ट आपका। दूसरा कॉस्ट आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जो आप जहाँ से खरीदेंगे वहाँ से फिर लेके आना पड़ेगा कि नहीं, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे मान लीजिए जहाँ पे आपका फैक्ट्री है या आप जहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसी आस पास ही मिलेगा। हो सकता है उसी स्टेट में भी ना मिले, हो सकता है उसी डिस्ट्रिक्ट में ना मिले, दूसरा डिस्ट्रिक्ट
में वो अवेलेबल है, जहाँ वो सब कारोबार होता है वहाँ से हमको खरीद के लाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आता है कि नहीं, जो आप लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन काम, क्योंकि ये तो लीगली आपको करना पड़ेगा, उसका पेपर अप्रूवल सब करना पड़ेगा, फॉरेस्टर, रेंजर, आरआई, ये सब चीज़ जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो पेपर वर्क के लिए आपका कुछ पैसा खर्चा होगा कि नहीं। इंस्पेक्शन, जैसे आप कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, क्वांटिटी सही है कि नहीं, उसका चेकिंग वेरिफिकेशन होगा कि नहीं, उसके लिए पैसा खर्चा होगा कि नहीं। तो ये जो कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट लगता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वाला कॉस्ट हो गया, इंस्पेक्शन के लिए जितना जो खर्चा होगा, कोई भी आपका आदमी जाएगा इंस्पेक्शन करेगा कि हम जिस क्वालिटी का वो ट्रंक मंगाए थे वो क्वालिटी का है कि नहीं, उतना क्वांटिटी है कि नहीं, जितना हम मोटा बोले थे उतना है कि नहीं, जो इंस्पेक्शन के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं कुछ। तो ये जो कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट है, ये हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आता है समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जितना भी खर्चा लगेगा, और इंस्पेक्शन के लिए जितना भी खर्चा लगेगा, ये जो एडिशनल कॉस्ट लगता है इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। मान लीजिए एक बार अगर आप एक ऑर्डर दिए, कितना भी क्वांटिटी हो, अगर एक आप ऑर्डर दिए, चाहे 1,000 मंगाए, चाहे 5,000 मंगाए, चाहे 4,000 मंगाए, जो भी मंगाए, तो उसके लिए आपको मान लीजिए 1,000 रुपये आपको खर्चा आता है। ये मतलब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का बोल रहा हूँ, 1,000 रुपये पर ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमेशा पर ऑर्डर में देखा जाता है कि एक ऑर्डर मैंने दिया, जितना भी क्वांटिटी का हो, जब मैं उस ऑर्डर जितना भी क्वांटिटी का दिया हूँ जब लाऊंगा, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सब मिला के। मान लीजिए 1,000 मान लेते हैं। ठीक है। कि एक ऑर्डर मैं अगर देता हूँ तो 1,000 रुपया लगभग चला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ में आया। नेक्स्ट और एक कॉस्ट होता है कैरिंग कॉस्ट। जैसे आप कुछ ऑर्डर दिए हैं कुछ चीज़ के लिए, कुछ रॉ मटेरियल के लिए, मतलब इन्वेंट्री बोलते हैं, कुछ इन्वेंट्री के लिए या कुछ सामान के लिए, कुछ मटेरियल के आप ऑर्डर दिए हैं, तो उसको ला के तो आप रखेंगे कि नहीं, अपने पास रखेंगे कि नहीं, स्टोर करके रखेंगे कि नहीं। तो उसका जो पैसा, उसका जो स्टोरिंग कॉस्ट है, जैसे मैं बोला, मान लीजिए आपके पास एक वेयर हाउस या गोडाउन में जो सामान रखते हैं, मान लीजिए 2,000 यूनिट तक रखने के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो मान लीजिए आप 5,000 मंगाएंगे, 2,000 तो आपके पास है ऑलरेडी रखने के लिए, लेकिन और 3,000 रखने के लिए आपको रेंट में कोई रूम लेना पड़ेगा या उसका विकल्प सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा खर्चा होगा कि नहीं। तो वो जो स्टोरिंग कॉस्ट, फिर उसका इंश्योरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आग लग जाएगा तो किसी भी कारण, तो सब तो गया, इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है। ये तो छोटा मोटा बात तो नहीं है ना। हम 1 लाख 2 लाख यूनिट ला के अपने पास स्टोर करके रखेंगे, तो उसका इंश्योरेंस करना तो ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। कभी आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो इंश्योरेंस करना तो ज़रूरी है। तो उसका इंश्योरेंस के लिए जितना भी पैसा खर्चा होगा, उसका स्टोरिंग के लिए, स्टोरेज के लिए उसका जो खर्चा होगा, ठीक है, वो सब आता है आपका कैरिंग कॉस्ट में। तो कैरिंग कॉस्ट क्या है समझ में आ गया, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है समझ में आ गया, परचेजिंग कॉस्ट क्या समझ में आ गया। तो 3 टाइप का कॉस्ट होता है। ठीक है। परचेजिंग कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, जितना यूनिट मंगाएंगे और पर यूनिट का पैसा जितना है वो हो गया आपका परचेजिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और इंस्पेक्शन के लिए जितना भी खर्चा जाएगा वो हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एक टाइप का कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग मतलब इसको होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, कि आप जो होल्ड करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, उसके लिए आपका जो स्टोरिंग कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस के लिए जो कॉस्ट हो गया, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो तीनों कॉस्ट में डिफरेंशिएशन आप कर लिए, तीनों चीज में क्या अंतर है समझ में आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है। अभी पहले स्लाइड को चले जाते हैं, जहाँ पे हम ये यूक्यू का डेफिनेशन समझ रहे थे। ठीक है। अभी भी रह रहते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाते हैं, इसके बाद फिर यूक्यू का डिफिनेशन में जाएंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट समझ में आ गया आपको। ठीक है। अभी देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको साल में कितना यूनिट चाहिए, 10,000 यूनिट। ठीक है। तो आप इसको एक बार भी मंगा सकते हैं, 6 महीने में एक बार भी मंगा सकते हैं,
हो सकता है क्वार्टरली भी मंगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड है आपके पास कितना पैसा है, कितना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, आपका स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मंगाएंगे। लेकिन चाहे कुछ भी मंगाइए आप, एक बार मंगाइए 10 बार मंगाइए, लेकिन साल में मेरे को 10,000 यूनिट चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो एक सिनेरियो बता रहा हूँ, मान लीजिए क्वार्टरली आप मंगा रहे हैं। क्वार्टरली मतलब एक साल में कितना क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 3 महीना को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो एक साल में कितना क्वार्टर हो गया? 4 क्वार्टर। तो अगर क्वार्टरली मंगाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या फर्क आता है। क्वार्टरली मंगाने से क्या फर्क आ रहा है, 6 मंथली मंगाने से क्या फर्क आ रहा है, और एक साल में अगर एक एक वन टाइम एक ही बार में पूरा 10,000 यूनिट मंगाने से क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, अगर क्वार्टरली मंगाएंगे तो 4 बार आप ऑर्डर देंगे साल में। एक एक बार आप ऑर्डर देते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आता है, हम जो अजम्पशन के हैं 1,000 आता है। तो अगर क्वार्टरली मंगाते हैं, 4 बार मंगाते हैं, तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4 ऑर्डर, एक ऑर्डर में 1,000 रुपया खर्चा होता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 4,000 मंगा रहे हैं तो क्वार्टरली मंगा रहे हैं तो कितना यूनिट का मंगाइएगा? आपको साल में 10,000 यूनिट चाहिए। तो क्वार्टरली मंगा रहे हैं यानी कि साल में 4 बार मंगा रहे हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 4 करने से 2500 आएगा। यानी कि एक क्वार्टर में आप 2500 मंगाएंगे। सही है कि नहीं? क्योंकि टोटल साल में आपको 10,000 मंगाना है और आप क्वार्टरली मंगा रहे हैं, तो एक क्वार्टर में कितना मंगाएंगे आप? 2500 यूनिट मंगाएंगे, क्योंकि 10,000 डिवाइडेड बाई 4 2500 हो गया। तो 2500 यूनिट रखने के लिए आपके पास मान लीजिए जगह है, आपके पास स्टोरिंग करने के लिए जगह है। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। अभी मान लीजिए 6 महीने में मंगाते हैं, क्वार्टरली ना मंगा के, और एक सिनेरियो में मान लीजिए 6 महीने में आप मंगाते हैं, तो साल में कितना बार मंगाइएगा? 2 बार मंगाइएगा, क्योंकि 6 महीने में एक बार मंगा रहे हैं। तो 2 बार जो मंगाएंगे, एक बार का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1,000 रुपया, तो 2 बार मंगाएंगे तो 2,000 हो गया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया कि नहीं? 2,000, क्योंकि आप ऑर्डरिंग कॉस्ट जब क्वार्टरली मंगा रहे थे तो 4,000 आ रहा था, लेकिन अभी 6 महीने में मंगा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000 हो गया, क्योंकि 2 ऑर्डर्स इंटू 1,000, तो 2,000 हो गया। तो कम हो गया कि नहीं? ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज हुआ कि नहीं? ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, डिक्रीज हुआ कि नहीं? 4,000 था, अभी 2,000 हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया। लेकिन ये कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं? कैसे बढ़ा कैरिंग कॉस्ट? देखिए, आपके पास 2500 यूनिट रखने के लिए जगह है। अगर साल में 2 बार मंगा रहे हैं, 6 मंथली मंगा रहे हैं, तो एक टाइम में कितना यूनिट मंगाएंगे? 5,000 यूनिट मंगाएंगे, क्योंकि साल में 10,000 आपको चाहिए। क्वार्टरली मंगा रहे थे तो 2500 मंगा रहे थे एक क्वार्टर में, लेकिन 6 महीने में एक बार मंगाते हैं तो 5,000 मंगाएंगे कि नहीं? लेकिन आपके पास अवेलेबल है 2500 रखने का, तो बाकी 2500 रखने के लिए आपको तो फिर एक्स्ट्रा वेयर हाउस या गोडाउन भाड़े में लेना पड़ेगा कि नहीं, या बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर हम 6 महीने में मंगाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया हमारा। समझ में आया? ठीक है, फिर देखते हैं। लेकिन अगर साल में एक बार मंगाते हैं, वन टाइम एक ही बार मंगाए, हमको क्वार्टरली ये सब झंझट नहीं चाहिए, हम एक ही बार में ही निपटा देंगे। तो एक ऑर्डर तो कितना बार ऑर्डर कीजिएगा? साल में अगर एक बार मंगाना तो एक ही ऑर्डर कीजिएगा, तो 1,000 रुपया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आता है, तो कितना खर्चा होगा? 1,000, तो और भी कम हो गया कि नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट? लेकिन कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपको 2500 रुपया रखने का, 2500 यूनिट रखने का अपने पास जगह है, लेकिन साल में एक ही बार पूरा टोटल मंगा रहे हैं, तो पूरा 10,000 यूनिट मंगा रहे हैं, तो आपको फिर एक्स्ट्रा वेयर हाउस या गोडाउन भाड़े में लेना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं? यानी कि हम जितना मतलब ऑर्डर कम करेंगे, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? नेगेटिव रिलेशनशिप है कि नहीं? यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, कैरिंग कॉस्ट कम जाता है। समझ में आया या नहीं आया? क्वार्टरली मंगा रहे थे तो 2500 यूनिट हम मंगा सकते हैं, क्योंकि 4 बार मंगाना है, 2500 यूनिट एक क्वार्टर में, तो हमारा 4,000 आ रहा था। लेकिन 6 मंथली अगर मंगा रहे हैं तो 5,000 यूनिट हमको मंगाना पड़ेगा। तो 6 महीने में मंगा रहे हैं तो 2 बार ऑर्डर करेंगे तो 2,000 हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये घट गया। लेकिन
हमारा कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गया। फिर अगर वंस इन ए ईयर कर रहे हैं तो एक ही ऑर्डर में मंगाना पड़ेगा पूरा 10,000, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि पर ऑर्डर हमको 1,000 रुपया देना है, खर्चा आता है लगभग। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जा रहा है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है कि नहीं? तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि ये बढ़ जाता है तो वो घट जाता है, ये बढ़ जाता है तो कम हो जाता है, ये कम हो जाता है तो वो बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए ग्राफ में देखिए इसको, यहाँ पे है कॉस्ट, यहाँ पे है क्वांटिटी। मान लीजिए यहाँ पहले पहले हम क्वार्टरली मंगाए, ठीक है, क्वार्टरली मंगाए, मान लीजिए ये क्वार्टरली है, ठीक है। क्वार्टरली जब मंगा रहे थे तो हमारा क्वांटिटी कम था, क्वांटिटी कम था, क्योंकि 2500 यूनिट मंगाना है क्वार्टरली मंगाने से, साल में मंगाने से 10,000 और 6 मंथली मंगाने से 5,000। तो क्वार्टरली मंगाने से क्वांटिटी कम है कि नहीं? जो हमारा ऑर्डर का यूनिट का क्वांटिटी कम है, लेकिन ज़्यादा क्या है? हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमारा क्वांटिटी कम है तो कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। देखिए कितना ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि हमको रखने के लिए उतना जगह हमारे पास है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट घटता जाएगा। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? जब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। तो ये है रिलेशन उन दोनों के बीच में। ये कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जा रहा है। तो ऐसे हो, ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कीजिए, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे कि दोनों इक्वल है, यानी कि ऑप्टिमल है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में कैरिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज किया गया है और हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज किया गया है। यानी कि देखिए हमारा जितना क्वांटिटी कम होगा, सॉरी जितना, हाँ क्वांटिटी कम होगा, हमारा कैरिंग कॉस्ट कम होगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। जितना क्वांटिटी बढ़ता जाएगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। एक जगह पे वो इंटरसेक्शन कर रहे कि नहीं? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बेस्ट पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है, इतना अगर हम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, ये होने से इतना क्वांटिटी जो सबसे कम क्वांटिटी ऑर्डर करने से हमारा कैरिंग कॉस्ट कम है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पॉइंट में हम दोनों ऑप्टिमल है, तो ये बेस्ट सुइटेड है कि नहीं? अगर इतना क्वांटिटी हम मंगाते हैं, इसको अगर हम डिसाइड कर देते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है पॉइंट, ये पॉइंट कितना क्वांटिटी का है, इतना पॉइंट मंगाएंगे तो हमको फिजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर दिए, यानी कि वो बेस्ट सुइटेड है। उसमें कैरिंग कॉस्ट भी हमारा कंट्रोल में रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारा कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट है इसको ही बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक एक ऑर्डर ही है, हमें सामान खरीदने के लिए ऑर्डर ही है, जिसमें कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज है और कैरिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज है। दोनों के बीच में एक संतुलन है, ना वो ज़्यादा है ना ये ज़्यादा है, दोनों एक इक्वल लेवल में अभी आ गए हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट को ही बोलते हैं EOQ, जहाँ पे कि ये दोनों सेम है, सेम बोल सकते हैं, सेम भी है और ऑप्टिमाइज्ड भी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? तो अभी डेफिनेशन के पास चलते हैं। तो डेफिनेशन क्यों वो क्या बोल रहा है कि EOQ इज द साइज ऑफ द ऑर्डर, उतना ही ऑर्डर, एक ऑर्डर ही है EOQ, जो जिसमें कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, यानी कि बेस्ट सुइटेड, दोनों के बीच में एक संतुलन है और ऑप्टिमल है। क्लियर? फंडामेंटल क्लियर? कैरिंग कॉस्ट क्या है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, पहले समझाया। क्लियर? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और EOQ क्या है? वो एक पर्टिकुलर, माने कि हम जैसे इस एग्जाम्पल में बोल रहे थे कि 2500 मंगाएंगे, या मतलब क्वार्टरली मंगाएंगे या 6 मंथली मंगाएंगे, वो तो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वार्टरली मंगाएंगे तो 2500 यूनिट मंगाना पड़ेगा, 6 मंथली मंगाएंगे तो 5,000 यूनिट लगाना पड़ेगा। तो कितना क्वांटिटी का हम ऑर्डर प्लेस करें,
जिसमें कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज रहेगा और कैरिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज रहेगा। ये जो कंसेप्ट है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? फंडामेंटल क्लियर? तो अभी आप तीनों कॉस्ट के बारे में समझ में आ गया आपको कि परचेस्ड कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। और ये एक ऑप्टिमल एक पॉइंट है, एक ऑर्डर का एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को मंगाने से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज रहता है, यानी कि बेस्ट फिटेड रहता है। इसको ही बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, और भी आसानी से बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको गाँव आप मान लीजिए एक आपका बेटा का बर्थडे है, आप 500-600 आदमी को इनवाइट किए हैं या 400 आदमी को इनवाइट किए हैं, लेकिन आप देखते हैं इनवाइट तो कर देते हैं 400 आदमी, कभी हर साल आप करते हैं, कभी कभी 200 आते हैं, कभी कभी 400 भी आ जाते हैं, तो कभी कभी 400 तो आते नहीं है, कभी कभी 200 आते हैं, कभी कभी 150 आते हैं, कभी कभी 200 आ जाते हैं, तो कभी कम पड़ जाता है, कभी बच जाता है। तो जो आप रसोइया मंगाए होंगे आपका खाना बनाने के लिए, वो सोचता है कि नहीं ठीक है, आपका आप क्या एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, कभी 200 आते हैं, कभी 300 आता है, कभी आदमी कम हो जाता है तो खाना बच जाता है, कभी आदमी ज़्यादा हो जाता है, कम खाना कम पड़ जाता है। तो कितना क्वांटिटी का एक खाना बनाएं ताकि हमको लग रहा है कि ना आदमी कम होगा, अगर ज़्यादा आ जाएगा तो भी मैनेज हो जाएगा, अगर कम आदमी आए तो उतना फेंकना नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत बचेगा जो कि हम बाद में खा के भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक कंसेप्ट है EOQ, जिसमें कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों के बीच में एक संतुलन रहता है। ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, जो कि एक मिनिमम रहता है दोनों केस के लिए, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कम रहेगा ऐसा नहीं, या सिर्फ कैरिंग कॉस्ट कम रहेगा ऐसा नहीं, ऐसा एक ऑर्डर प्लेस करेंगे जिस ऑर्डर के वजह से ना हमारा कैरिंग कॉस्ट में भी नुकसान होगा, ना हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी नुकसान होगा। दोनों का एक ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट है, जो एक मिनिमम कॉस्ट है, उसको ही बोलते हैं EOQ। फंडामेंटल क्लियर? अभी उसका फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं कि EOQ कैसे निकालेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो समझ में आ गया, डेफिनेशन ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट का, अभी तो हम पूरा दिखाया। द कॉस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ ऑर्डर ऑफ मटेरियल्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, ये सब करने के लिए जो एडिशनल पैसा आपको देना पड़ता है वो हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? आप जो स्टोर करके रखेंगे, वो सामान तो मंगाए तो फाइनली हमको तो स्टोर करके रखना ही है, वो स्टोरेज कॉस्ट, वो इंश्योरेंस में जो पैसा जाएगा, ये जो सब पैसा आपको देना पड़ेगा, ये हो गया उसका कैरिंग कॉस्ट। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? नेगेटिव रिलेशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। EOQ क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? यही ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में एक संतुलन है, एक ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें कि ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, ना कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहेगा। वही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ये एक ऑर्डर ही है। ठीक है, कि हम कितना मंगाए, 4000 क्वांटिटी का मंगाए, यूनिट का मंगाए, या 2000 मंगाए, वो डिसाइड करना कि जितना मंगाने से ना मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, ना मेरा कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, ये ऑप्टिमाइज्ड है, इसको बोलते हैं EOQ। क्लियर? अभी उसका फार्मूला की तरफ चलते हैं कि EOQ कैसे निकालेंगे। EOQ के लिए जो फार्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय C का स्क्वायर रूट। EOQ फार्मूला बहुत ही इजी है, 2AO डिवाइडेड बाय C का स्क्वायर रूट। ये क्या है? ये है हमारा अनुअल कंजप्शन। जैसे वो एग्जाम्पल में हम डिस्कस किए थे कि साल में मेरे को कितना क्वांटिटी का चाहिए, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम कितना दिए थे, 10,000 चाहिए। अगर क्वार्टरली मंगाएंगे तो 2500 पर क्वार्टर, अगर 6 मंथली मंगाएंगे 6 महीने में तो 5,000 पर क्वार्टर। तो ये जो साल में मेरे को कितना क्वांटिटी का चाहिए, जो जिस चीज़ को मैं खरीद रहा हूँ, मान लीजिए जैसे वो वुडन फर्नीचर वाला बिजनेस में हम डिस्कस कर रहे थे, जो वो ट्रंक था या लॉक्स था, वो हमको साल में कितना पीस चाहिए, मान लीजिए 10,000 पीस चाहिए साल में टोटल।
तो ये हो गया हमारा एनुअल कंजप्शन या एनुअल डिमांड, ये हो गया हमारा ए, ये फॉर्मूला में ये हो गया ए। ओ है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर अगर एक बार हम ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या था अभी डिस्कस किए थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका इंस्पेक्शन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो उसका पैसा, वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो एक बार अगर हम ऑर्डर देते हैं तो कितना हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है, वो हो गया ओ। कैरिंग कॉस्ट क्या है अभी डिस्कस किए थे कि स्टोर करने के लिए जिसको स्टोर करके हम रखेंगे उसका पैसा, उसका इंश्योरेंस करेंगे, वो हो गया उसका कैरिंग कॉस्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा, थोड़ा मार्क करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में हमको कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है उसको बोलते हैं, उसको डिनोट किया गया है ओ में। और ये जो सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा नहीं कि जितना हम मंगा रहे हैं, मान लीजिए 2500 क्वार्टरली मंगा रहे हैं तो 2500 यूनिट मंगा रहे हैं, 6 मंथली मंगा रहे हैं तो 5000 यूनिट मंगा रहे हैं। तो पूरा जो 2500 यूनिट का या पूरा 5000 यूनिट का कैरिंग कॉस्ट नहीं, पर यूनिट का, एक यूनिट का हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना है उसको सी लिया जाता है और इसका स्क्वायर रूट। समझ में आया? इतना खाली थोड़ा ध्यान देना होगा। जो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है पूरा ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेकिन ये जो सी है पर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट है। तो टोटल का डिवाइड, टोटल का कैरिंग कॉस्ट आपको अगर आपको मालूम है और टोटल कितना यूनिट आप मंगा रहे हैं मालूम है तो डिवाइड कर देने से पर यूनिट मिल जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, देखेंगे अभी थोड़ा एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो योक्यू का फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं इस फॉर्मूला की यूज करके कैसे योक्यू निकालते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रॉब्लम बोल रहा है, सपोज ए कंपनी परचेज रॉ मटेरियल्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹16 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट अगर हम एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो 16 रुपया लगता है। एनुअल डिमांड इज 25,000 यूनिट्स, यानी कि हमको ए मिल गया। देखिए यो क्यू निकालने के लिए हमको दिमाग में क्या क्या चाहिए, ये वाला चाहिए 2AO डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर रूट, ये चाहिए। ए क्या है, एनुअल कंजप्शन जो कि मिल गया 25,000 यूनिट, ये वाला 25,000। ओ क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देखिए कुछ सवाल में दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹32। एक ऑर्डर देने से हमको 32 रुपया लगता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया 32। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी दे दिया है कि एक यूनिट का जो कैरिंग कॉस्ट है वो 6.40 रुपीज, तो सी मिल गया। तो अभी फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 25,000 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 6.40 इसका स्क्वायर रूट। तो इसको कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 2,50,000 का स्क्वायर रूट आएगा, तो 500 क्वांटिटी। यानी कि अगर ये डाटा के साथ 500 क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर करते हैं तो वो इकोनॉमिक होगा, यानी कि हमको बेस्ट संतुलन बैठेगा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में। तो ऐसे करके आप ईओ को निकाल सकते हैं। आसान है ना, बहुत ही आसान है ना। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, कैलकुलेट ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर इफ क्वार्टरली कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ए कंपनी इज 4,000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज ₹100, कॉस्ट पर यूनिट इज ₹80, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 8% ऑफ इन्वेंट्री। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमको क्या क्या निकालना है, दो चीज निकालना है। पहला सवाल में सिर्फ ईओक्यू निकालना था, इसमें दो चीज मांगा है, ईओक्यू भी निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी निकालना है, और नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड कि एक साल में हम कितना ऑर्डर प्लेस करें, ये डाटा के साथ। ठीक है, ये बोल रहा है, मटेरियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, ईओक्यू का फॉर्मूला बोल रहा है 2AO डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर रूट। ये क्या है, एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन क्या बोल रहा है, कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है कि क्वार्टरली कंजप्शन 4,000 यूनिट। अगर क्वार्टरली 4,000 है यानी कि 3 महीने में 4,000 है, तो साल में कितना होगा, 4,000 का 4,000 इंटू 4 होगा कि नहीं। अगर क्वार्टरली कंजप्शन 4,000 यूनिट है तो हमको चाहिए साल में कितना कंजप्शन होगा या कितना डिमांड होगा। क्वार्टरली 4,000 है तो साल में कितना होगा, 4,000 इंटू 4 16,000 हो जाएगा कि नहीं। तो ये पहले हम ए निकाल लिए,
जो कि मिला हमको 16,000। ओ क्या दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज ₹100। तो ओ मिल गया हमको 100, ओ मिल गया है कि नहीं, 100 रुपया। अभी हमको क्या चाहिए, सी चाहिए। सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे दिया गया है, कैरिंग कॉस्ट इज 8% ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि पर यूनिट 8% ऑफ इन्वेंट्री, हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है उसका 8% है कैरिंग कॉस्ट दिया है। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 80। ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट है 80 रुपया और कैरिंग कॉस्ट बोल रहा है यही 80 रुपया का 8% है कैरिंग कॉस्ट। एट इन्वेंट्री का मतलब होता है वो जो यूनिट जिसको हम मंगा रहे हैं, क्योंकि वही तो हमारा इन्वेंट्री हो ना, तो उसका पर यूनिट जो पैसा है उसी का 8% बोल रहा है कैरिंग कॉस्ट। तो ये सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 80 × 8%। 80 का 8% हमको निकालना है, यानी कि ये जो कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपया, इसका 8% है हमारा कैरिंग कॉस्ट। तो 80 का 8% निकालेंगे तो कितना होगा, 6.4। 80 × 8/100 जिसे यहाँ पे निकाला गया है, मैं जो निकाल के ऑलरेडी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 6.4 आएगा। सी मिल गया। अभी ईओक्यू मिल हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला डालेंगे 2 × 16,000 × 100 डिवाइडेड बाय 6.4 का स्क्वायर रूट। तो 5,000 का स्क्वायर रूट, तो 707 क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर है, ईओक्यू क्या है, एक ऑर्डर ही तो है। तो 707 यूनिट हमको, 707 यूनिट का हमको रॉ मटेरियल मंगाना है। तो ईओक्यू निकल गया। ईओक्यू हमारा कैलकुलेट हो गया कि नहीं। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है कि कितना ऑर्डर हम मंगाएंगे। देखिए हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 707 यूनिट। 707 यूनिट अगर हम मंगाते हैं एक ऑर्डर में तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ऑप्टिमाइज रहेंगे। वही तो ये ईओक्यू जो अभी निकाले, जो 707 निकाले ईओक्यू, यानी कि एक ऑर्डर में अगर हम लोग 707 क्वांटिटी मंगाते हैं तो वो बेस्ट होगा। इससे ज़्यादा मंगाने से भी हमारा कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में कहीं पे हमको घाटा सहना पड़ेगा, कहीं पे वो बढ़ जाएगा, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन 707 यूनिट अगर हम मंगाते हैं तो ये बेस्ट सुइटेबल, दोनों के बीच में संतुलन रहेगा। क्योंकि वही है 707। तो एक ऑर्डर में अगर हम 707 निकालेंगे, ऑर्डर देंगे, तो साल में हमको कितना चाहिए, अभी निकाले थे साल का एनुअल कंजप्शन कितना, 16,000। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 707, तो 22.6, यानी कि 23 ऑर्डर हमको साल में करना पड़ेगा। 23 ऑर्डर हम साल में करते हैं और 707 यूनिट पर ऑर्डर में हम ऑर्डर करते हैं, तो ये बेस्ट सुइटेड होगा ये डाटा के साथ। समझ में आ गया, बहुत ईजी है कि नहीं। तो ईओक्यू क्या है कि हमको एक ऑर्डर में कितना यूनिट मंगाने से ना कैरिंग कॉस्ट में कुछ घाटा सहना पड़ेगा, ना ऑर्डरिंग कॉस्ट में कुछ घाटा सहना पड़ेगा। ये एक बेस्ट सुइटेड क्वांटिटी है जो कि ईओक्यू है। और साल में जितना हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको यूएक्यू के साथ डिवाइड कर देने से हमको कितना ऑर्डर देना पड़ेगा साल में वो हमारा निकल जाएगा। जैसे 22.6, तो इसको राउंड फिगर करेंगे तो 23 ऑर्डर। बहुत ही ईजी। तो इस टाइप का आप ईओक्यू निकाल सकते हैं और कितना ऑर्डर देना निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है ना, बहुत ही ईजी है, खाली कंसेप्ट हमको क्लियर करना है। जो भी चीज़ आपको डाउट लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, जहाँ पे आप फंस रहे हैं, जैसे माइन मैनेजमेंट में बहुत फंस रहे हैं, बहुत ही ईजी है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है और इसीलिए तो मैं हूँ ही। तो दोस्तों इसी टाइप का, जैसे ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आज कंप्लीट हुआ, इसी तरह का बाकी जो टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, उसको भी हम एक एक पार्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, आप फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर एक नया वीडियो में मिलते हैं, एक नया जो एडवांस टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसी के साथ। तब तक के लिए मेरे को विदाई दीजिए, धन्यवाद।